ये है एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे और ये है चेस्ट एक्सरे एक बहुत ही सीरियस चेस्ट की बीमारी का जिसे 99% डॉक्टर्स नहीं पिक कर पाते। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान अली और मैं एक थोरेसिक सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे वो एक बहुत ही सीरियस बीमारी है बट बहुत ही रेयरली डायग्नोस्ड बीमारी है चेस्ट की। इस बीमारी का नाम है इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। इस बीमारी को समझने से पहले मैं बता दूं कि डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम हमारी बॉडी की एक बहुत पावरफुल मसल होती है जो हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करती है, यानी छाती और पेट के बीच का एक पर्दा होता है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। डायफ्राम रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट मसल है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से चेस्ट का स्पेस बढ़ जाता है और लंग्स अच्छे से फूल पाते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं यानी एक्सपायर करते हैं तो डायफ्राम वापस ऊपर मूव कर जाता है और हवा बाहर निकल जाती है लंग से। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है डायफ्रामेटिक मसल की। इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम में क्या होता है? इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम में डेवलपमेंट के टाइम जो डायफ्राम की मसल्स अच्छे से डेवलप होनी चाहिए थी उसकी जगह एक बहुत ही पेपरी थिन कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है और इस वजह से डायफ्राम अपने नॉर्मल पोजीशन के बजाय बलून अप करके ऊपर चला जाता है थोरेसिक कैविटी में यानी चेस्ट कैविटी में। डायफ्राम इवेंट्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि डायफ्राम एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मसल्स की वजह से अपने नॉर्मल पोजीशन से हायर पोजीशन पे होता है, यानी चेस्ट में अंदर की तरफ खिंच गया होता है, तो नेचुरली इसकी वजह से जो पेट के ऑर्गन्स हैं वो भी ऊपर मूव कर जाते हैं। जैसे राइट साइड पे लिवर और इंटेस्टीन और लेफ्ट साइड पे हो तो स्टमक और स्प्लीन। जब ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स ऊपर चेस्ट की तरफ पुश हो जाते हैं तो ये हमारे लंग को पिचका देते हैं। इसकी वजह से लोअर लोब्स कॉमनली राइट या लेफ्ट साइड के पिचक जाते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो ये पेशेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं वो होती है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इस ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी को लेके वो बहुत सारे डॉक्टर से मिल चुके होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स इसको मिस कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही अननोन और अनकॉमन बीमारी है। दूसरा जो सिम्टम होता है वो हो सकता है पर्सिस्टेंट कफ या खांसी होना। खांसी के साथ बलगम भी आ सकता है अगर वो लोअर लोब्स जो पिचके हुए हैं उनमें निमोनिया डेवलप हो चुका हो तो। इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम को कैसे डायग्नोज करते हैं? कई बार इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम एसिम्प्टोमेटिक होता है और किसी रूटीन चेस्ट एक्सरेज में पकड़ लिया जाता है कि डायफ्राम का लेवल हायर था दूसरे डायफ्राम के लेवल के कंपैरिजन में। पर जब आप सस्पेक्ट करते हैं इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम तो आप चेस्ट एक्सरे के बाद एक सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन एग्जैक्टली बताता है कि दोनों डायफ्राम्स का लेवल क्या है एक दूसरे की रिस्पेक्ट में, और अगर डायफ्राम का लेवल हायर है किसी एक जगह पे तो कौन से ऑर्गन्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं पेट से, लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टीन है या कोई और ऑर्गन। तीसरा जो टेस्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड ऑफ चेस्ट एंड डायफ्राम होता है जिसमें हम डायफ्राम के मूवमेंट को देखते हैं। ये टेस्ट करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करता है इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम को डायफ्रामेटिक पैरालिसिस से। इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम का ट्रीटमेंट क्या होता है? इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इलाज है। इसमें कोई भी दवाई काम नहीं करती है। इसका सिर्फ एक ही परमानेंट इलाज है और वो है सर्जरी। जिस सर्जरी से हम इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम को ठीक कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक प्लाइकेशन, यानी कॉमन भाषा में समझाऊं तो कुछ टाँके लगा के हम डायफ्राम को टॉट कर देते हैं। जो रिडंडेंट डायफ्राम होता है उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं और डायफ्राम जो ऊपर चला गया है उसकी पोजीशन को नीचे नॉर्मल पोजीशन पे ले आते हैं। ये सर्जरी ओपन तरीके से भी की जा सकती है, दूरबीन तरीके से भी की जा सकती है यानी वैट्स और रोबोटिक्स से भी, और इस सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत ही ग्रेटिफाइंग होते हैं क्योंकि जो लंग बरसों से सालों से पिचका हुआ था उसको सडनली फूलने का मौका मिलता है। वो लंग एक्सपैंड हो जाता है, उसके अंदर गंदा जमा हुआ बलगम बाहर निकल जाता है, पेशेंट की ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा बेटर होती है और उनकी लाइफ सडनली ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है फॉर द गुड।